त्रिशा को इस वक्त अभिमन्यु एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हुए एक फरिश्ता और उसके डरावने ओनरा से किसी नर्क के देवता की तरह महसूस हो रहा था। अभिमन्यु ने अपनी सुंदर आंखों को ऊपर उठाया और त्रिशा को लगभग डांटते हुए अपने कड़क शब्दों में बोला, बकवास मत करो त्रिशा, अच्छा बनो। ये जल्दी ही हो जाएगा, मैं आराम से एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करूंगा। त्रिशा एक बार फिर अभिमन्यु के शब्दों को सुनने के बाद प्रेजेंट में आ चुकी थी और डरी सहमी नजरों से अभिमन्यु को देख रही थी। त्रिशा वहां एक अचंभे में किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी, जैसे उसके शरीर का सारा खून गायब हो गया हो। जिस गाल पर अभिमन्यु की उंगलियां छुई थीं, वहां झुनझुनाहट की लहर महसूस हुई, धीरे धीरे, जब तक कि यह उसके दिल तक नहीं पहुंच गई, जिससे वह एक पल के लिए कांप उठी। साथ ही जब अभिमन्यु ने अभी बात की तो उसने वास्तव में उसकी आवाज में प्यार के संकेत को महसूस किया। यह एक भ्रम होना चाहिए, यह बहुत भयानक था। यह अभिमन्यु द्वारा ऑपरेटिंग टेबल से बांधे जाने और उसके पैर काट दिए जाने के उसके सपने से भी अधिक डरावना था। जैसे ही त्रिशा अपने सोच में गुम हुई, उसने अचानक अपने हाथ के पीछे ठंडक महसूस की। उसने नीचे देखा और अभिमन्यु की खूबसूरत उंगलियों को धीरे से उसके हाथ के पीछे के जले हुए हिस्से में मरहम को बड़े ही सावधानी से लगाते हुए देखा। अभिमन्यु बहुत ही धीमे, आराम और गंभीरता से क्रीम को अप्लाई कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण और बिना किसी गलती के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। त्रिशा का दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। घबराहट, डर और भय के अलावा इस बार एक अजीब सी भावना भी थी जिसे समझना बहुत मुश्किल था, और फिलहाल त्रिशा के अंदर उस इमोशंस को समझने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने अभिमन्यु पर एक नजर डाली। उसका चेहरा सुंदर और बेदाग था और उसकी भौहें सुंदर और लुभावनी थीं। अभिमन्यु इतना गंभीर था मानो त्रिशा कोई नाजुक कांच की गुड़िया हो जिस पर हल्का सा भी प्रेशर डालने से वह टूट जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु ने अपना कोई कीमती खजाना पकड़े हुए हैं। त्रिशा को लगा कि उसकी आंखों में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है और उसे अस्पताल जाकर अच्छी तरह से चेकअप करवा लेना चाहिए। भला अभिमन्यु रायजादा इतना सौम्य कैसे हो सकता है? 1 मिनट रुको। त्रिशा ने अपने हाथ को देखा। यह अभी अभी चूल्हे के गर्म आंच के पसीने से भीगा हुआ था और इस पर अभी भी कुछ तेल और कोयले के दाग थे। उसके दोनों हाथ वास्तव में बहुत गंदे दिखाई दे रहे थे। त्रिशा एक पल के लिए घबरा गई। उसे तुरंत याद आया कि अभिमन्यु को तो ओसीडी थी, फिर वह उसके गंदे हाथों को क्यों पकड़े हुए था? त्रिशा को खुद भी मन ही मन अपने आप पर गुस्सा आया कि वह अपने हाथ को बिना धुले बाहर क्यों आ गई। वह पागल थी, पर वह थोड़ी शॉक्ड भी थी। जब उसने अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा, उसके चेहरे पर कोई भी डिस्कस्ड लुक नहीं थे। उसे त्रिशा के गंदे हाथ से कोई खास फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या अभिमन्यु की ओसीडी ठीक हो गई है? हाँ, ऐसा हो सकता है। आखिरकार वह उसे 5 सालों से उसे छुपने की कोशिश कर रही थी। इन 5 सालों में शायद उसकी ओसीडी ठीक हो गई हो। ठीक है, इसमें फिलहाल के लिए पानी मत जाने देना और भविष्य में सावधान रहना। भयंकर सन्नाटे को चीरते हुए अभिमन्यु की सख्त आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु की पतली उंगलियों ने त्रिशा की पतली कलाई को दबा रही थी और वह काफी गंभीरता से त्रिशा की आंखों में देख रहा था। त्रिशा अचानक जाग गई और जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसे अपनी पीठ के पीछे रख लिया, जैसे वह अपने हाथ को बचाने की कोशिश कर रही हो। इस पल में त्रिशा को वास्तव में लगा कि अभिमन्यु एक राक्षस है। त्रिशा अब और शांत नहीं रह सकती थी। वह इतनी डरी हुई थी कि वह पलटी और बस भागने को तैयार थी कि अचानक से किसी ने उसकी कमर से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और त्रिशा एक झटके से एक मजबूत सीने से टकरा गई। अभिमन्यु के हाथ त्रिशा के कमर से लिपटे हुए थे और वह अब त्रिशा के बेहद करीब आ चुका था। अभिमन्यु अब त्रिशा की बॉडी से निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू को काफी करीब से महसूस कर पा रहा था, जिसे उसने पूरे 5 सालों तक मिस किया था। अभिमन्यु थोड़ी देर के लिए तो त्रिशा की खुशबू में पूरी तरीके से खो गया था। पूरे 5 साल बाद एक बार फिर वह त्रिशा को इतने करीब से महसूस कर पा रहा था। ये फीलिंग कुछ ऐसी थी जिसे वह ना तो अपने दिल में दबा सकता था और ना ही वह बाहर ला पा रहा था। बस उसे अपने दिल में इस हलचल को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता था। अभिमन्यु ने अपना एक हाथ उठाया और पीछे से त्रिशा के एक हाथ को पकड़ते धीरे से दबाते हुए उसकी कान में फुसफुसाया, त्रिशा, तुम समय के साथ भागने में काफी माहिर हो गई हो
और मेरी बातों को इग्नोर करने में भी। वैसे हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। हाँ, समय काफी ज्यादा हो गया है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम इतने सालों में भी पिछली बातों को भूली नहीं होगी, खासकर हमारे कुछ खास पलों को, है ना? क्योंकि मैं अभी तक कुछ भी नहीं भूला हूँ। मुझे हर एक बात कहीं डिटेल से याद है। वैसे मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता था कि तुम्हारा यह 4 साल का बेटा कहाँ से आ गया था और इसके पिता मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिए? त्रिशा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था और उसका पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। त्रिशा को महसूस हुआ कि उसके शरीर का खून उलटी दिशा में बह रहा है। अभिमन्यु को सब कुछ याद है, वह कुछ भी नहीं बोला था। उसे 5 साल पहले वाली रात भी याद है और अब वह उससे सवाल कर रहा है। क्या उसे अभय के बारे में कुछ पता चल गया है? क्या उसे इस बात पर शक हो गया है कि अभय शायद उसका बेटा हो सकता है? यह ख्याल आते ही त्रिशा अभिमन्यु की बाहों में खड़े खड़े ही कांप उठी। ये वही सवाल थे जिससे त्रिशा इतने सालों से बचने की कोशिश कर रही थी, पर अंत में वह बच नहीं पाई और अभिमन्यु ने वह सवाल उससे पूछ ही लिए थे। त्रिशा अपनी आंखों को भींचे हुए अभिमन्यु की बाहों में खड़ी हुई थी। त्रिशा कब से मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से कोई चमत्कार हो जाए और वह अभिमन्यु के हाथों से बचकर भाग जाए, पर फिलहाल उसे कोई चमत्कार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वह अभिमन्यु के सवालों की गहराई में और भी ज्यादा गिरती जा रही थी। अभिमन्यु महसूस कर सकता था कि त्रिशा उसकी बाहों में खड़े हुए कांप रही है और यह महसूस करते ही उसकी आंखें शैतानी ढंग से चमक उठी। अभिमन्यु ने अपने सर को झुकाया और त्रिशा की गर्दन के पास आकर उसकी खुशबू को इनहेल करते हुए मन ही मन बोला, त्रिशा, तुमने 5 साल मुझे बहुत तड़पाया है। इन 5 सालों में तुम मुझसे दूर रहकर बहुत ज्यादा खेल चुकी हो, बट नाउ इट्स माई टर्न एंड द गेम इज ऑन। जस्ट वेट एंड वॉच त्रिशा, हाउ आई एम गोइंग टू प्ले विथ यू। और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा, खास तौर से इन 5 सालों का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर भागने की, और 5 सालों से यहाँ इस कोलकाता में छुपे रहने की। तुम्हें इन सब का एक एक करके मुझे हिसाब देना होगा। त्रिशा ने जब अभिमन्यु की गर्म सांसों को इतने करीब से महसूस किया तो उसके पैर लड़खड़ा गए। अगर अब तक अभिमन्यु ने त्रिशा को उसकी कमर से होल्ड ना किया होता तो अब तक त्रिशा जमीन पर गिर चुकी होती। अभिमन्यु के चेहरे पर इस वक्त एक अट्रैक्टिव स्माइल थी और दिल में सुकून था। हालांकि उसे एहसास था त्रिशा की घबराहट का, लेकिन उसे त्रिशा की यह घबराहट काफी क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसे त्रिशा को इस तरह से परेशान करके काफी मजा आ रहा था। वहीं नीचे पोछा लगा रहे गुंडों के ग्रुप में अभिमन्यु के भयानक रूप को देखने के बाद जब इस सॉफ्ट गेस्चर को देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। डराव ने अभिमन्यु को देखने के बाद उन्हें अब अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु किसी के लिए इतना कोमल भी हो सकता है। गुंडों का ग्रुप इतना शौक में था कि उनमें से एक गुंडे के हाथ से बाल्टी छूट जाती है, जिससे एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। अभिमन्यु का ध्यान भी आवाज की तरफ चला जाता है, जिससे उसकी पकड़ त्रिशा के कमर पर हल्की ढीली हो जाती है। त्रिशा, जिसका पूरा ध्यान केवल अभिमन्यु पर ही था, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अभिमन्यु की पकड़ उस पर ढीली हो गई है, उसने और किसी चीज की परवाह नहीं की। उसने झटके से अभिमन्यु के हाथ को अपनी कमर से अलग किया और दौड़ते हुए किचन की तरफ भाग गई। वह किसी वुल्फ की तरह हो तेजी से दौड़ी और तुरंत वहां से गायब हो गई। अभिमन्यु के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और वह पीछे से त्रिशा को दौड़ते हुए देख सकता था। हालांकि उसके चेहरे पर गुस्से के भाव नहीं थे, बल्कि त्रिशा को इस तरह से भागते हुए देखकर उसकी हल्की हंसी छूट गई। त्रिशा, जो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी, उसने अपने पीछे एक धीमी हंसी सुनी। भागते हुए त्रिशा को अब अभिमन्यु पर बेहद गुस्सा और चिढ़ महसूस हुई। ये नरभक्षी इंसान, वह उसे इस तरह से डराकर बहुत अच्छे मूड में था। त्रिशा एक सांस में रसोई में भाग गई। उसकी सांस काफी तेजी से चल रही थी। आखिरकार अब वह थोड़ी सी रिलैक्स हो सकती थी। त्रिशा ने जोर से सांस ली। बाहर से अभय ने जब अभिमन्यु को त्रिशा की कमर को पकड़े हुए देखा तो उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। उसने उन बॉडीगार्ड को दूर धकेल दिया जो लगभग उससे गले लगाने वाले थे। वह तुरंत अपने छोटे कदमों से चलकर आया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह स्टूल पर चढ़ गए और अभिमन्यु के सामने बैठ गए। अभय ने सबसे पहले अपने बैठने का तरीका ठीक किया और अपने कपड़े ठीक किए। उसका गोल मटोल छोटा चेहरा सख्त था
और उसकी बड़ी काली आंखें अभिमन्यु को घूर रही थीं। वह बहुत गंभीर था और उसके छोटे गाल टमाटर की तरह फूले हुए थे। अभय ने गुस्से में अभिमन्यु से बोल, अब अंकल, आप मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। आप मेरे सामने मेरी माँ के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि मेरी माँ का ये होनहार बेटा मर चुका है? अभय ने यह सब लगभग अपने शब्दों को गुस्से से चबाते हुए कहा। अभिमन्यु ने अपना सिर उठाया और अपने सामने बैठे छोटे खरगोश को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। अभिमन्यु को अभय का ये रूप काफी इंटरेस्टिंग लगा और वह इंटरेस्ट के साथ अभय को देखने लगा। वही त्रिशा के छोटे रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर एक कतार पर एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां खड़ी थी, जो देखने से साफ पता चल रहा था कि वह किसी मामूली इंसान की बिल्कुल नहीं होगी। लोग हैरानी से अपने घर से बाहर निकालकर उनका कीकरों को देख रहे थे और त्रिशा के रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करके अपने आप में ही बातें कर रहे थे।